I am Dr. Shweta, obstetrician and gynecologist practicing at Pune. So ये वीडियो में हम IVF प्रेगनेंसी क्या होता है एंड IVF प्रेगनेंसी से जो लोग कंसीव हुए उनका प्रेगनेंसी का केयर कैसे लेना चाहिए एंड IVF प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिफरेंसेस क्या है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस बिजी लाइफस्टाइल, लेट मैरिजेस एंड करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से मोस्ट ऑफ द कपल्स नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर पा रहे. सो उसकी वजह से बहुत लोग IVF से कंसीव हो रहे. IVF इज़ ऑल्सो गुड थिंग ओनली, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं रहेगा. बट IVF प्रेगनेंसी से जो कंसीव होते हैं उनका प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट है. तो उसमें हमको क्या क्या प्रिकॉशन केयर लेना चाहिए ये वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे. सो आप लोग IVF करके अभी प्रेग्नेंट हो गया तो कंग्रेचुलेशंस. एंड ये वीडियो में मेरा सभी IVF प्रेग्नेंट लेडीज़ जो मेरे साथ ट्रीटमेंट लिया, कंसीव हो गए एंड उनका डिलीवरी हमारे पास सेफ तरीके से हुआ है एंड जो हैप्पी हेल्दी बेबीज़ लेके गया उनके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ. सो फ्रेंड्स, आप कंसीव हो गया, कंग्रेचुलेशंस. तो इसके बाद क्या है, IVF और नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिफरेंसेस क्या होता है. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, बिकॉज IVF में हम मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते, बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं कि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की वजह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा रहेगा. जिसको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है उनको हम सिंगल ही करते, बट जिसका एज थोड़ा ज़्यादा है, ऑलरेडी प्रीवियस IVF फेल्यूर है एंड एम्ब्रियोज का क्वालिटी मीडियम है, तो उन लोगों में हम डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं. सो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, कभी कभी बोथ द एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाते हैं एंड द लेडी विल कंसीव ए ट्विन प्रेगनेंसी. सो ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है IVF प्रेगनेंसी में. एंड नंबर 2, बिकॉज लेडी में थोड़ा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स रहने की वजह से, जिसका सेप्टम रहा, सेप्टल रिसेक्शन किया या बाइकॉर्निएट यूट्रस है, यूट्रस का सर्विक्स का इशू है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, ऐसा कोई पेशेंट को IVF तरीके से प्रेगनेंसी हुआ, उनमें अर्ली डिलीवरी लाइक प्रीटर्म बर्थ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा. प्रीटर्म डिलीवरी या लो बर्थ वेट बेबीज़ भी हो सकते हैं. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IVF करते समय मल्टीपल एग्स जनरेट करने के लिए नेचुरल साइकिल में सिंगल एग डेवलप होता है, वेराज IVF प्रेगनेंसी में मल्टीपल एग्स चाहिए हमको, बिकॉज वी नीड टू कल्चर मोर एम्ब्रियोज. सो ये ज़्यादा एम्ब्रियोज के लिए हम इंजेक्शंस देते हैं ना मल्टीपल एग्स बनने के लिए. ये जो इंजेक्शंस है उसकी वजह से कभी कभी कोई लेडीज़ में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम OHSS होने का चांस रहेगा. सो ये OHSS जिसको हुआ और उसके बाद उसी साइकिल में वो कंसीव होते हैं, तो इनिशियल डेज बहुत केयरफुल रहना चाहिए. उनके बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस रहता है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम एडमिट रखते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स विल कम आउट एंड दे विल हैव ए हेल्दी प्रेगनेंसी लेटर ऑन. एंड ये भी बोलते हैं, सपोज बेबी में जेनेटिक एनोमलीज होना या मिसकैरिजेस होना, ये IVF प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी दोनों में इक्वल है, इक्वल परसेंटेजेस में होता है. ऐसा नहीं है कि IVF में मिसकैरेज होने का चांसेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है. सो आप बिल्कुल वरी मत हो जाइए. योर प्रेगनेंसी इज इक्वल टू नेचुरल प्रेगनेंसी इफ़ यू कंसीव विथ IVF प्रेगनेंसी. सो ऐसा आप कंसीव हो गया, इनिशियल 12 वीक्स तक, मतलब पहला 3 महीना बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत डेलिकेट रहेगा. सो 3 मंथ्स हम क्रॉस कर दिया तो हमारा 70% ऑफ द रिस्क कम हो चुका है मिसकैरिज होने का. सो देन ये 12 वीक्स में जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं मेडिकेशंस लाइक फोलिक एसिड, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन भी देते हैं, बिकॉज नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज दिस प्रेगनेंसी, वी वांट टू कैरी ऑन दिस प्रेगनेंसी हेल्दीली टिल टर्म. सो इसीलिए ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स है जिधर डेवलपमेंट, प्लेजेंटेशन, इम्प्लांटेशन होता है, इधर हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते. तो जो अंडर द स्काई हम दे सकते हैं वो सब देते हैं पेशेंट के लिए. सो जो डॉक्टर देते हैं आप उनका सलाह लेके सारा जो मेडिसिन है आप प्लीज़ अच्छी तरह से यूज़ कर लीजिए. उसमें फोलिक एसिड, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन हो गया, कभी कभी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लाइक ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए, बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो अच्छा होने के लिए जो दवाई होता है वो भी देते हैं. सो उसमें ईस्ट्रोजन, हेपरिन भी होता है. किसी किसी को ऑटो इम्यूनिटी रहते हैं
मतलब उनका खुद का सेल्स पे वो एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी रहता है उनमें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं. सो ऐसा काफ़ी सारा चीज़ें लाइक प्रोजेस्ट्रॉन, ऑल वेराइटीज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन वी गिव, ओरल, वेजाइनल, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, एवरीथिंग. And you have to take proper diet and nutrition as well, and you have to take complete rest. So जो लोग जॉब करते हैं मिनिमल एक्सर्शन होना चाहिए पहला 12 हफ्ते में, एंड जो जॉब नहीं करते हैं घर पे भी ना ज़्यादा एक्सर्शन, वजन उठाने वाला काम, ऐसा चीज़ें प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए. एंड आप 12 वीक्स रीच हो गए. 12 वीक्स रीच होने के बाद जो एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट हम करते हैं उससे 90% विल बी श्योर कि बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है. इतना तक आ गया तो आप टेंशन फ्री हो जाइए. उसके बाद 12 वीक्स के बाद जो इतना सारा मेडिसिन हम ऐड किया ये ग्रेजुअली हम कम कर लेते हैं. बट वी कीप प्रोजेस्ट्रॉन बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन विल गिव सपोर्ट टू द प्रेगनेंसी. कभी कभी प्रोजेस्ट्रॉन टर्म तक भी देते हैं, स्पेशली जो लोग ट्विंस कंसीव करते हैं उसमें प्रोजेस्ट्रॉन और ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए देते हैं, ये चीज़ें हम टर्म तक मतलब डिलीवरी होने तक भी दे सकते हैं. उसकी वजह से आपको या आपका प्रेगनेंसी को बिल्कुल हार्म नहीं होता है, उल्टा अच्छा हो जाएगा. 5th मंथ में एनोमली स्कैन कीजिए एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट डूइंग वॉकिंग, नॉर्मल एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस. सपोज प्लेजेंटा प्रीविया रहा ट्विन प्रेगनेंसी में, सपोज सर्वाइकल लेंथ कम है, किसी किसी को बीच बीच में ब्लीडिंग होते जाते हैं, ऐसा कंडीशंस रहा तो डॉक्टर विल टेल यू टू अवॉइड डूइंग एक्सरसाइजेस. इन दैट कंडीशन प्लीज अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज. अदरवाइज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, योर प्रेगनेंसी इज इक्वल टू अ नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी, you do all varieties of exercises without any problem. And then once you achieve the term, जब आप टर्म अचीव करते हैं उधर भी उस समय भी सपोज आपका प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहा लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, आपका प्रेगनेंसी बेबी का, मदर का वेलबींग अच्छे से मेंटेन हो रहा है, तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी चूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि IVF कंसीव हुआ तो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल किधर नहीं है. आई हैव सीन मेनी ऑफ माई पेशेंट्स हु केम विथ नेचुरल लेबर पेन्स, हु हैड एन IVF प्रेगनेंसी, डिलीवर्ड नेचुरली ए हेल्दी बेबी. सो वी हैव टू गो विद द नेचर. सो उधर कुछ करने का जरूरत है. बट सपोज इफ देर इज एनी कॉम्प्लिकेशन, श्योरली वी विल नॉट टेक एनी रिस्क बिकॉज दिस इज ए प्रेशियस प्रेगनेंसी फॉर यू. नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा ध्यान लेना होता है बिकॉज दिस प्रेगनेंसी इज वेरी 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 प्रेशियस फॉर यू. So once you deliver this baby either by normal delivery or by C-section, post care is also the same. Gradually we will taper all these medications and we'll keep you on iron and calcium only. And breastfeeding, आपका बेबी का केयर वगैरह सब आप नॉर्मली कर सकते हैं. एंड एक कहना है, मैंने काफ़ी स्टडीज़ देखा, IVF प्रेगनेंसी से जो हुआ ने बेबीज़ और नेचुरल कंसीव्ड बेबीज़, ये दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है. इनका फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इंटेलिजेंस सब इक्वली सेम है. सो गाइज आई नो जो IVF से कंसीव होते हैं वो बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है इनिशियल फर्स्ट 2 मंथ्स. उसके वजह से फिजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है एंड इमोशनल स्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा बिकॉज इट इज़ अ एक्सपेंसिव थिंग. बट यू फाइनली अ हेल्दी बेबी विल बी इन योर हैंड्स. सो गाइज प्लीज़ गेट मोटिवेटेड एंड आपको कुछ भी क्वेरीज है IVF प्रेगनेंसी के रिलेटेड, प्लीज़ हमारा कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन लिख लीजिए. आई विल कम अप विद द आंसर. So guys, please like, share and subscribe our channel and continue loving us. Thank you so much.